नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश की चर्चा आपके समक्ष करना चाह रहा हूँ। लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 1451 से 1526 तक लोधियों का शासन रहा है। अच्छा, लोधी अपनी सत्ता स्थापित करने के पहले ये बदायूं के इक़्तिदार हुआ करते थे। बदायूं में इनकी सत्ता हुआ करती थी। मुल्तान के इक़्तिदार हुआ करते थे और मुल्तान में इनकी सत्ता हुआ करती थी। असल में हुआ ये था, मोहम्मद शाह के ऊपर अटैक हुआ था। और अटैक किया किसने था? मालवा के शासक महमूद ने किया था। जब मालवा के शासक महमूद ने इसके ऊपर जौनपुर राज्य जो था उस पर अटैक किया तो उसने बहलोल लोधी को बुलाया था। और बहलोल लोधी उस समय मुल्तान के इक़्तिदार थे। तो ये आए, उन्होंने मालवा के शासक को मार भगाया और जौनपुर स्वतंत्र करा दिया। जब स्वतंत्र करा दिया तो उसने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद शाह मर गया और उसके स्थान पर अलाउद्दीन आलम शाह, ये अंतिम तुगलक वंश के सुल्तान, वो सैयद वंश के सुल्तान हैं। और ये जब बैठे तो इन्होंने थोड़े समय तक सत्ता संभाली, फिर उसके बाद भाग गए। जब भाग गए बदायूं तो बहलोल लोधी बेचारा इनको फिर लेके आया। तो इन्होंने कहा, भाई आप ही राज कीजिएगा, ठीक, और हम अब राज नहीं करेंगे। तो 1451 में कि भाई लोधी भाई ने जो है अपनी सत्ता संभाली। जब सत्ता संभाल ली तो लोधी शासक बन गए। अब दिल्ली पर राज हो गया इनका। तो लोधियों की कुछ खास विशेषताएं नहीं हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। असल में लोधी मूलतः घोड़े के व्यापारी थे। ये भारत में घोड़े का व्यापार कर रहे थे। ठीक, पहले शुरुआती दौर में ये घोड़े का व्यापार कर रहे थे और ये दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने वाले पहले व्यापारी वर्ग से हैं। इसके पहले सब भाई कोई न कोई राजा महाराजाओं के खानदान से हुआ करता था और ये व्यापारी वर्ग से हैं। ठीक, अच्छा, इन्होंने लोधियों ने, जो लोधी हैं ये गिलजाई कबीले के हैं, साहूखेल शाखा से हैं। और ये इनके कबीले में एक प्रथा है कि सबको समान मानने की, यानी लोधी अपने आप में सबको समान मानते हैं, अपने साथियों में सबको समान मानते हैं। ये लोग अफ़गान हैं। ठीक, इन्होंने अपनी एक टकसाल बनाई थी जौनपुर में। ठीक, और वहाँ से निकलने वाले सिक्के पर हजरत जौनपुर इन्होंने छपवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। इस तरीके से लोधियों का एक वर्चस्व है वो जो कायम रहा। और लोधी जब सत्ता पर बैठे तो इन्होंने, हमने बताया ना, भाईचारे का एक मिसाल कायम करने का प्रयास किया है। ठीक, इसीलिए इनके काल को अमीरों का स्वर्ग कहा जाता है। भाई लोधियों में बहलोल लोधी जब गद्दी पर बैठा तो कोई भी लोधी सरदार आता था दरबार में इसके, तो ये चटाई पर बैठता था, बढ़िया कालीन बिछाए हुए नीचे ज़मीन में बैठे हैं ये लोग। ठीक, और जब भी कोई आता था तो उठ के सारे लोग गले मिलते थे और फिर बैठते थे। मतलब इक्वलिटी का इनमें वो देखा गया कि ये लोग इक्वल, पूरा मतलब इनका कबीला ही कह लें, ये सारे सरदार थे और इनके कबीले में ये इक्वलिटी वाला, समानता वाला मैटर चलता था। इसमें सुल्तान क्या है ये मैटर नहीं चलता था। फिर उसके बाद लोधियों की वंश वृक्षावली की बात करें तो इनके वंश वृक्षावली में बहलोल लोधी है। ठीक, तो यानी बहलोल लोधी हैं। ये इनका कार्यकाल रहा है 1451 से 1489 तक। फिर उसके बाद आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी
इनका कार्यकाल रहा है 1489 से 1517। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी आ गए। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। इब्राहिम लोदी, इनका कार्यकाल रहा है 1517 से 1526। इस तरीके से ये पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गए और बाबर से हारने के बाद इब्राहिम लोदी मारे गए और फिर लोदियों की सत्ता दिल्ली से समाप्त हो गई और मुगलों की सत्ता आ गई। यानी सल्तनत युग का सफाया इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ हुआ। तो ये आगे की चर्चा रहेगी। अब भाई बहलोल लोदी गद्दी पर बैठे हैं। गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने, हमने बताया, जौनपुर में टकसाल लगवाई और वहाँ से सिक्का छपवाया, ठीक, जिसपे हजरत जौनपुर लिखा हुआ है, ठीक। और ये सिक्का जो है अकबर के काल तक चलता रहा। यानी बहलोल लोदी के द्वारा छापा गया सिक्का अकबर के काल तक उसका कोई सामी ना रहा और वो चलता रहा। जब अकबर आए तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए। बहलोल लोदी का बहुत ज़्यादा हैवी शासक भी ना है, थोड़ा कमज़ोर शासक टाइप का। इसने जो है, इसके जीवन काल का अंतिम अभियान जो है ग्वालियर पर रहा। ग्वालियर के शासक मान सिंह के खिलाफ रहा। ये इस अभियान से लौट रहे थे, कालपी के पास इनके पेट में दर्द होने लगा और ये जलाली पहुँचे और जलाली पहुँचते पहुँचते इनकी मृत्यु हो गई। तो जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई, हालांकि मृत्यु के पहले इन्होंने सरदारों से अपने कहा था कि हमारे बेटे सिकंदर लोदी, जिसका बचपन का नाम निज़ाम है, ये छोटा ही है, बहुत बड़ा ना है, तो निज़ाम को सत्ता दी जाए, ठीक। इसके 3 लड़के थे। एक था बयाजिद, जिसे आजम हुमायूं कहते थे, दूसरा बारबक था जो जौनपुर का इक़्तिदार था, और तीसरे निज़ाम थे, ठीक। तो भाई बहलोल लोदी जब मरे, ठीक, तो इनके बेटे निज़ाम को सत्ता दी गई। अब निज़ाम शासक बन रहे हैं, लेकिन इनके पास एक समस्या है, सरदारों वाली समस्या है, क्योंकि सरदार ये नहीं चाहते हैं कि ये सुल्तान बने। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि सिकंदर लोदी की माँ हिंदू थी, वो सोनार की बेटी थी जुबैदा नाम की, और कोई भी सरदार, तुर्क सरदार तो कतई इन्हें, ये हैं अफ़गान लेकिन है तुर्क ही, तो वो इनको सत्ता पे काबिज होने नहीं देना चाहते। इसको लेकर के भाई सामंजस्य ना बन पा रहा था, असमंजस वाली स्थिति पैदा थी। लेकिन सिकंदर लोदी की माँ ने कैसे भी सरदारों को मना लिया और सरदार मान गए और सिकंदर लोदी सत्ता पर काबिज। शुरुआती दौर में ये बहुत अच्छा काम ना कर पाए। भाई शुरुआती दौर में, हालांकि यदि देखा जाए तो सिकंदर लोदी थोड़ा सा रूढ़िवादी टाइप के नहीं, तो रूढ़िवादी टाइप के ना होना इनके कार्यों में बहुत बड़ी बाधा ना थी। ये स्पष्टवादी थे और इन्होंने कुछ अच्छे काम किए भी। तो इनके पहले काम की हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक। इन्होंने सबसे पहले गजे सिकंदरी का निर्माण किया। भूम पैमाइश का एक पैमाना था गजे सिकंदरी, ठीक। ये इन्होंने 1505 में निर्मित कर दिया। गजे सिकंदरी जब आया तो ये 39 अंगुल का था। गजे सिकंदरी 39 अंगुल का है और ये भूम पैमाइश का एक पैमाना है। इस पैमाने की विशेषता ये है कि भूमि माप आसान हुई और भूमि माप के आधार पर कर वसूल किया जाए, सही से भूमि माप संभव हो सके। आम आदमी भी इससे गजे सिकंदरी से माप सकता था। 39 अंगुल का। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब अकबर की सत्ता आई 1586 में, अकबर ने गज सिकंदरी के स्थान पर
गजे इलाही चलाए। इनका गजे सिकंदरी 39 अंगुल का था, अकबर का गजे इलाही 41 अंगुल का था। तो जब तक अकबर का गजे इलाही नहीं आया तब तक गजे सिकंदरी ही भूमि पैमाइश का एक पैमाना था, इसके अलावा कोई पैमाना उस समय नहीं था। तो खैर चलिए, फिर उसके बाद इन्होंने एक काम और बढ़िया वाला किया, आगरा शहर की स्थापना कर। आगरा शहर बसाया, उसकी स्थापना कराई सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित। जब राजधानी दिल्ली से आगरा आई तो बड़ा खुश था और इसने आगरा में अपनी सत्ता स्थापित कर और आगरा को अपनी राजधानी बना ली। यानी यदि आपसे पूछा जाता है तो इसकी ज़्यादा समय तक राजधानी दिल्ली ही रही है, कम समय तक आगरा रही। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब ज़्यादा समय तक दिल्ली रही, अनुपात ज़्यादा की तरफ है, यानी दिल्ली इसकी राजधानी रही है, लेकिन इसने अपने ही समय में राजधानी आगरा पहुंचा दिया। इसने आगरा में जो है, हमने बताया, किले का निर्माण कराया, इसे अपनी राजधानी बना लिया। ये इसका सराहनीय कार्य था। अब इसके 1506 में कुछ कार्य किए हैं, जैसे इसने ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। ताजिया निकालना जो इस्लाम धर्म में शियाओं का परम कर्तव्य है, ताजियादारी, क्योंकि उनके नायक जो थे वो हसन और हुसैन अली के पुत्र थे। वो दोनों करबला के युद्ध में अफरासियाब से लड़ते हुए मारे गए थे और उन्हीं की याद में ताजियादारी होती। तो इस ताजियादारी पर उसने रोक लगा, कहा अब ताजिया भैया नहीं निकलेगा। साथ में उसने ये भी कहा कि फकीरों और पीरों की मज़ारों पर महिलाएं भी नहीं जाएंगी। यानी फकीर और पीर की मज़ार पर जो महिलाएं जाती हैं समाज में, ये सब बड़ा असमंजस पैदा हो जाता है, गंदगी फैल जाती है। तो उसने फकीरों और पीरों और फकीरों की मज़ारों पर महिलाओं को जाने से रोक दिया। अच्छा, बोधन नामक हिंदू को इसलिए इसने फांसी पर चढ़ा दिया क्योंकि उसने कहा था कि सारे धर्म का मतलब हिंदू और इस्लाम धर्म, सारे धर्म एक जैसे हैं और सब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बता। इससे नाराज हो गया और उसने कहा कि जो है सारे धर्म एक जैसे कैसे हो सकते हैं, और इसको मरवा दिया। बोधन नामक व्यक्ति को मरवा दिया। अच्छा, इसने थानेश्वर के तीर्थ स्थानों पर स्नान से रोक लगा दी और मथुरा में मुंडन संस्कार, यानी थानेश्वर में जो स्नान होते थे उन पे रोक लगाई, और मथुरा में जो मुंडन संस्कार, आज भी मुंडन संस्कार होते, उन पे रोक लगा दी। ये काम इसने 1506 ईस्वी के आसपास किया। 1507 में इसने आयुर्वेद का फरहंगे सिकंदरी के नाम से मियाँ मुआ से अनुवाद कराया फारसी में। अब धीरे धीरे इसका रुझान फारसी की तरफ बढ़ रहा है। इसने ये स्वयं गाने का बड़ा शौकीन था, खुद गाता था, बहुत अच्छा गाता था। लर्जते सिकंदरी के नाम से इसके गीतों का संकलन है, ठीक, लर्जते सिकंदरी के नाम से इसने अपने गीत गाए हैं। और गुलरुखी के नाम से इसने गीतों को संकलित किया है, यानी इसने गीत लर्जते सिकंदरी के नाम से गाए हैं और उनका संकलन गुलरुखी के नाम से किया गया है। सुल्तान बहुत अच्छा था, लेकिन इसके गले की बीमारी हो गई। ये बहुत अच्छा गाता था, बीड़ा बहुत अच्छा बजा लेता था और ये गा भी बहुत अच्छा लेता था, लेकिन गले की बीमारी के कारण ये एक दिन मर गया। छुप छुप कर गाया करता था। ये पहला सुल्तान है जो बहुत बड़ा गायक है और छुप छुप के गाया करता था। ये बेचारा मर गया। जब ये मर गया तो इसका
बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इसी का एक भाई था महमूद लोदी। इसके चाचा जो है इब्राहिम लोदी के आलम खां लोदी। इनका कार्यकाल इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526 है कि भाई गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने भाई अपना साम्राज्य विस्तार की योजना जो बनाई थी उस योजना पर काम करने लगे। 1 मिनट सिर्फ पानी पी लेते हैं। भैया इन्होंने जो सत्ता स्थापित की उस पर काम करने लगे। इनके एक चाचा थे आलम खां लोदी, जो 1 नंबर के हरामखोर आदमी थे। चाचा ने इनकी सत्ता को चुनौती देना प्रारंभ किया। तो चुनौती ऐसे थोड़ा ना दे रहे थे कि आओ चुनौती दे रहे हैं भैया खाओ आके चुनौती, ये ऐसे ना दे रहे थे। ये जो है बाबर को बुलाने का प्रयास कर रहे थे। अब बाबर कैसे आएगा, ठीक, तो बाबर को बुलाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया है और इसीलिए पानीपत का युद्ध हुआ था। तो असल में पंजाब के शासक हैं दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी इनके चाचा। ये दोनों लोग जो है बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुला रहे हैं। तो भाई बाबर योजना बना दिए कि चलो हम दिल्ली पर अटैक करेंगे। तब तक राणा सांगा आ गए। राणा सांगा ने कहा कि दौलत खां लोदी पंजाब का शासक है और ये आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा है, कहीं ये किसी के नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ में मत पड़ो अकबर भाई, बाबर भाई, हम तुम्हें साथ देंगे और तुम दिल्ली पर अटैक करो। तो उसने आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी को कैद करवा लिया और दिल्ली पर अटैक की योजना बनी। असल में राणा सांगा ने मदद तो नहीं की, लेकिन मदद का आश्वासन बहुत तगड़ा था। बाबर का हौसला बहुत बढ़ गया था। उसने जो है अटैक की योजना बनाई और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को हुआ और इसमें लड़ने वाले थे बाबर लड़े और इब्राहिम लोदी। परिणाम यह आया कि इब्राहिम लोदी लड़े तो बहुत शान से, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो इब्राहिम लोदी मारे गए। परिणाम बहुत बुरा रहा, इब्राहिम लोदी मारे गए। भाई इब्राहिम लोदी मार दिए गए। उधर बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इब्राहिम की कब्र वहीं खुदवा दी पानीपत के मैदान में और मकबरा इनका बनवा दिया। अच्छा, बाबर ने क्या किया, इनको हराने के बाद घोषणा कर दी कि भाई मैं अब तो हिंदुस्तान में ही रहूँगा, हिंदुस्तान पे राज करूँगा। जब उसने ये घोषणा कर दी तो अब राणा सांगा, ठीक, आलम खां लोदी तो मर गए थे, दौलत खां लोदी, इन सब की ज़मीनें सरक गईं और इन लोगों ने मिल कर के, इसका भाई है महमूद लोदी, उसको दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया और खनवा का युद्ध। तो खनवा का युद्ध और इनके गद्दी पर बैठने का प्रोसेस, तो गद्दी तो बैठ ना पाएंगे क्योंकि बाबर की सत्ता है, ठीक, यानी मुगल वंश की
स्थापना से पहले हम प्रशासन इनका देखेंगे। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जरूर देख लेंगे। यदि प्रशासन नहीं देखेंगे तो हम इसके बारे में और बेहतर जान नहीं पाएंगे। यानी अब अगला वीडियो जो आएगा, इस वीडियो को छोड़ करके अब तो ये समाप्त हो रहा है, ये लगभग क्लास ख़त्म। इब्राहिम लोदी मर गए, सिकंदर लोदी मर गए, बहलोल लोदी मर गए। जब सबके सब मर गए तो बचेगा, अब तो बाबर आ गए। तो यानी मुग़लों की सत्ता को देखने से पहले हम इनके प्रशासन को देख लेते हैं। इनका प्रशासन समाप्त करके हम मुग़लों की सत्ता को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम आदमी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। बेटा शुरू में है